हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। एमसीक्यू का लेवल थोड़ा हाई होगा भाई, ध्यान से देखना। और इसको देखने का फ़ायदा ये फटाफट आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी रिवाइज कीजिए सीरीज़ जो मैंने बना रखी है कॉन्सेप्ट की। मॉड्यूल देखने की आपको बिल्कुल भी नीड है। फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन केस स्टडी बड़ी बड़ी होंगी, थोड़ा ध्यान देना तरीके से। ओमेगा रिटेल फेस्ड अ मेजर साइबर अटैक। साइबर अटैक हो चुका है, पैरालाइजिंग इट्स पेमेंट सिस्टम। हालत खराब है। हाउएवर इट्स ऑपरेशन रिज्यूम विद इन 36 आवर। क्या हुआ ऐसा कि 36 आवर में वापस काम चालू हो गया? एज इट हैड अ बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, दैट वाज सिंक्रोनाइज विद इट्स ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब बीसीपी और ईआरएम दोनों चल रहा है। इट क्विकली एक्टिवेटेड कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजीज एंड कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। बेटा, बर्बादी आने के बावजूद भी बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं होने दूंगा। वॉट डज दिस सिनेरियो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट? क्या बेस्ट है भाई यहाँ पे? रोल ऑफ रिस्क कल्चर इन क्राइसिस, इंटीग्रेशन ऑफ बीसीपी विथ ईआरएम, इंपॉर्टेंस ऑफ सिनेरियो एनालिसिस, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी है बाबू। आंसर इज बी, इंटीग्रेशन ऑफ बीसीपी विथ ईआरएम है। मस्त तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा मोटर इज कंसीडरिंग इंटरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। एक नए मार्केट में जाने की कोशिश। बिफोर फाइनलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सीएफओ कंसल्ट्स द ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टीम, to analyze potential supply chain and financial risk. The insights are used to reframe KPI, key performance indicators, and performance targets for the next fiscal year. ये केस समझा आपने? Which benefit of ERM is based illustrated in this scenario? सबसे अच्छा बेनिफिट बताओ ERM का। Imagining key risk scenario, alignment performance goals with risk management, encouraging upstream risk reporting, developing a risk appetite statement। देखो, अभी रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट बनाने की कोई बात नहीं हो रही है। इनकरेजिंग अपस्ट्रीम रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क रिपोर्टिंग को लेकर कुछ नहीं हो रहा है अपस्ट्रीम से। अलाइनिंग परफॉर्मेंस गोल्स विथ रिस्क मैनेजमेंट, तो आंसर बी इसका सही है। यहाँ पर भाई जो परफॉर्मेंस गोल्स है उनको अलाइन किया जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट से। और रिस्क सिनेरियो की इमेजिनिंग, ये एक बहुत छोटा पॉइंट हो जाएगा इस केस स्टडी के हिसाब से। तो द राइट आंसर इज अलाइनिंग परफॉर्मेंस गोल्स विथ रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ईवो बैंक, इन नामों पर मत जाना दोस्तों, एज यूजुअल, रिसेंटली रोल्ड आउट इट्स रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। इसने अभी अभी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है। However, departmental heads are unaware of their responsibilities. ओहो, कैसी बात? मतलब कुछ तो झोल है। Communication and decisions are taken without evaluating the risk exposure. Risk events are also not reported promptly. अरे तो भाई बनाया क्या है? Leading to operational disruptions तो होगा ना। बताओ भाई, which guiding principle for effective risk policy most neglected? निग्लेक्ट कर दिया है भाई, निग्लेक्ट कर दिया है। रिस्क मेजर शुड बी एम्बेडेड इन बिजनेस प्रोसेस, ऐसा तो नहीं होता यार। बिजनेस डिसीजन शुड बी मेड विथ रिस्क अवेयरनेस। एम्प्लॉय शुड बी अवेयर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक रिस्क। डोमेन स्पेसिफिक रिस्क एम्प्लॉय को, ये छोटा हो जाएगा। रिस्क एपेटाइट शुड बी पीरियोडिकली रिव्यूड। अरे इसने तो अभी अभी नई पॉलिसी बनाई है। तो बिजनेस डिसीजन शुड बी मेड विथ रिस्क अवेयरनेस। सो द आंसर इज बी। यहाँ पर इसको निग्लेक्ट किया गया है भाई। बिजनेस, तो ये जो डिसीजंस हैं वो रिस्क अवेयरनेस के बिना है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, एट जेनिथ टेक्नोलॉजीज द रिस्क टीम कंप्लीटेड अ थोरो रिस्क असेसमेंट एंड सिलेक्टेड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। हो गया है भाई, थोरो हो गया है, थोरो हो गया है। हाउएवर मंथ्स लेटर इट वाज फाउंड दैट नो फॉलो अप एक्शन वाज टेकन। फॉलो अप नहीं हुआ। एंड द ट्रीटमेंट प्लान वर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस प्रोसेसेस और शेयर्ड विथ रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब कुछ तो कमी है। विच क्रिटिकल ISO 31,000 प्रोसेस स्टेप डिड जेनिट टेक्नोलॉजी फेल टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली? भाई ये जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, थोड़ा चैप्टर 2 बहुत टेक्निकल है, इसमें लॉ वगैरह ISO वगैरह की थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तो किसको भाई इन्होंने छोड़ दिया है? तो इन्होंने रिस्क असेसमेंट तो किया है। देखो, रिस्क असेसमेंट तो किया है ना।
कम्युनिकेटिंग एंड कंसल्टिंग, ये भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। मॉनिटरिंग रिव्यू का, रिस्क ट्रीटमेंट प्लानिंग में गड़बड़ हो गई है इनकी, रिस्क ट्रीटमेंट प्लानिंग में गड़बड़ हो गई है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एट जेनेट टेक्नोलॉजी द रिस्क टीम कंप्लीटेड अ रिस्क असेसमेंट एंड सिलेक्टेड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, हाउएवर मंथ लेटर इट वाज फाउंड दैट नो फॉलोअप एक्शन वाज टेकन। तो यहाँ पर जो फॉलोअप एक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब रिस्क ट्रीटमेंट प्लानिंग में थोड़ी सी कमी हो गई है। सो द आंसर इज बी। XYZ लिमिटेड, फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अ लार्ज FMCG conglomerate is facing multiple regulatory issues due to ineffective oversight and poor communication between the board and risk officer. The board rarely discuss risk strategy during meetings and lack awareness of the involving industry landscape. भाई बोर्ड की मीटिंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मतलब ये तो यही कहना चाह रहा है। Which component of the COSO ERM framework does XYZ Limited need to strengthen to address the issue? क्या इनको सही करना चाहिए, क्या इनको सही करना चाहिए? रिस्क स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क इन एग्जीक्यूशन, रिस्क गवर्नेंस एंड कल्चर, मॉनिटरिंग ERM परफॉर्मेंस। तो भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ा टर्म दिख रहा है वो सी है, रिस्क गवर्नेंस और कल्चर को इनको बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि बोर्ड्स की मीटिंग वगैरह हो प्रॉपर। गवर्नेंस, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही गवर्नेंस संभालना है, वो कल्चर इनमें लाना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं भाई। एट निम्बस लिमिटेड बोर्ड मेंबर्स सेल्डम रिव्यूड रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एंड नो सक्सेशन प्लान एग्जिस्टेड फॉर की एग्जीक्यूटिव। सक्सेशन प्लान ही नहीं है इनके पास। द बोर्ड फेल टू सेट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, इसमें भी फेल हो गया। अकॉर्डिंग टू OECD कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स विच बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन नेग्लेक्टेड। क्या निगलेक्ट हुआ है बोर्ड से? बोर्ड तो भाई रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट बहुत कुछ नेग्लेक्ट कर रहा है। मॉनिटरिंग गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस, रिव्यूइंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क, अलाइंग रेम्यूनरेशन विथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। देखो चारों ऑप्शन देख लो भाई। मॉनिटरिंग गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस और रिव्यूइंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इन सब में यही बड़ा टर्म है। डी अलाइनमेंट रेम्यूनरेशन विथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस बात हुई थी, लेकिन बी से बड़ा पॉइंट सी है, रिव्यूइंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट को ही इन्होंने इग्नोर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। XYZ लिमिटेड, वन ऑफ द टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, हैज अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विथ ओनली 2 डायरेक्टर, 1 इंडिपेंडेंट। 2 ही डायरेक्टर है और 1 इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें कुछ झोल है। एंड 1 सीनियर मैनेजर। द कमेटी मेट ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल, मिल ही कम रहे हैं भाई। बेस्ड ऑन सेबी LODR रेगुलेशन 21 आइडेंटिफाई की नॉन कंप्लाइंस बताना है। लेक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्ट मेजोरिटी एंड मीटिंग फ्रिक्वेंसी, यही इसका आंसर है बेटा, इसी में ही गड़बड़ की है इन्होंने। इम्प्रॉपर कोरम एंड मिसिंग साइबर सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर की कोई बात नहीं है। नन द कमेटी मीट्स सेबी नॉर्म्स, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजोरिटी नहीं है और मीटिंग फ्रिक्वेंसी साल में एक बार ही हो रहा है। तो रेगुलेशन 21 रिक्वायर मेजोरिटी बोर्ड मेंबर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 2 मीटिंग पर ईयर, तो उसको लेकर दिक्कत है। 8th क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्कवर्ड अ टॉक्सिक लीक बट withheld दिस इंफॉर्मेशन फॉर 2 days टू अवॉइड मीडिया एक्सपोजर। मीडिया से बचने के लिए छुपाया। ऑल्दो इट लेटर कंप्लाइड विथ लीगल क्लीनअप, कर दिया उसने काम। द इनिशियल कंसीलमेंट कॉज्ड पब्लिक आउटरीच विथ एथिकल डायमेंशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट वॉज मोस्ट कॉम्प्रोमाइज। कौन सा भाई? विच एथिकल डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज हुआ है? तो ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तो संभाल ली थी उनने, फेयरनेस, इक्विटी, क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर नहीं किए इन्होंने। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू रिवर लिमिटेड CEO अप्रूव्ड अ न्यू शेयर इशुएंस विदाउट सीकिंग प्रायर शेयर होल्डर्स कंसेंट। क्या बात कर रहे हैं? रिजल्टिंग इन इक्विटी डाइल्यूशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, दीज रेज्ड
दिस रेज्ड कंसर्न अबाउट फेयरनेस एंड राइट ऑफ ओनरशिप। हुआ है ना, मेजर माइनॉरिटी के साथ तो कांड हो गया ना। विच G20 OECD कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल हैज़ बीन ब्रीच्ड इन दिस केस। कौन सा हुआ है? तो भाई इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स वाला जो प्रिंसिपल है वो ब्रीच हो गया है, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ आपने खेल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ेनफिन कॉर्प डिफाइंस इट्स क्रेडिट रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, थ्रू मैट्रिक्स लाइक परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स टू नेट्स है एंड परसेंटेज ऑफ ओवर ड्यू रिसीवेबल ओवर 30 डेज। ऐसा उन्होंने मैट्रिक्स बनाया। व्हेन ईदर एक्सीड्स प्रेजेंट थ्रेशोल्ड इमीडिएट करेक्टिव एक्शन आर ट्रिगर्ड, हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे। विच एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट डज दिस एग्जाम्पल मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट। तो रिस्क एपेटाइट ही बनाया है भाई, एक स्टेटमेंट टाइप से होता है ना। प्री डिफाइंड क्वांटिटेटिव लिमिट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट, मतलब हम कितनी रिस्क उठा लेंगे उसे रिस्क एपेटाइट बोला जाता है। तो ये चैप्टर 2 तो टेक्निकल है बाबा, टेक्निकल है, इसको ध्यान से थोड़ा सा, है ना, टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं फिनिश करते हैं।